था और डिसेंट पॉलिटिक्स के लिए आया था। लेकिन अब जो देख रहा हूँ धीरे धीरे स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है। जिस तरह की बातें हो रही हैं, आप ऐसा करके अपनी पार्टी का या अपने लीडरशिप का भला नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा करके अपनी पार्टी का हार्म कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और अब चाहे डर की वजह से, घबराहट की वजह से, बौखलाहट की वजह से नहीं आएंगे। वैसा ही हुआ। देखिए, पहली बात, मैं पुराना पॉलिटिशियन हो सकता हूँ, लेकिन सबसे अहम बात यह कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं डिसेंट पॉलिटिक्स में आया था और डिसेंट पॉलिटिक्स के लिए आया था। लेकिन अब जो देख रहा हूँ धीरे धीरे स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है। जिस तरह की बातें हो रही हैं, जैसे कल कुछ रूलिंग पार्टी के सांसदों ने भी जिस तरह की बातें उठाई, वो समझते नहीं कि इस तरह की बात उठाएंगे तो कल उन पे भी आंच आ सकती है। और लोग, रूलिंग पार्टी के और बहुत सारे लोग हैं, उन पे भी तरह तरह की बातें लोग निकालेंगे। आप ऐसा करके अपनी पार्टी का या अपने लीडरशिप का भला नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा करके अपनी पार्टी का हार्म कर रहे हैं। अब ये कोई लोग कहेंगे कि साहब वो कह सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, वो उस किताब को कोट कर रहे हैं तो मैं बलराज मधोक साहब की किताब को क्यों नहीं कोट कर सकता हूँ। अब इस तरह आखिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं या मुद्दों से क्यों घबरा रहे हैं? ये डर क्यों पैदा हो रहा है? सर, प्रधान बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ा। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? सर, मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, the absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question.
So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? Why don't you ask the government? Why don't you ask the government why the leader of opposition is not allowed to speak? Why don't? No, have you? I would like to know, have you asked them? Have you asked Amit Shah ji? Have you asked the Prime Minister? Have you asked the government why they are not allowing the LOP to speak? Do they have any basis to stop him from quoting a published source? They do not. There is no discussion because the government does not want to discuss anything. That is the fact. जो उचित समझो वही करो। अव्वल तो प्रधानमंत्री मोदी को कोई सलाह दे नहीं सकता, वो सलाहों से परे हैं। अगर मैं मोदी का सलाहकार होता, अगर मुझे मोदी यह अवसर देते, तो मैं उन्हें जरूर समझाता, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भले किसी से ना डरें, मगर वक्त से डरिएगा, क्योंकि वक्त बड़ा ही बलवान होता है। वक्त के आगे, वक्त के थप्पड़ के आगे बड़े बड़े सूरमा ढह जाते हैं, धूल चाटने लगते हैं। और एक कहावत भी है, वक्त राजा को रंक और रंक को राजा बना दिया करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के उत्तर में नरेंद्र मोदी जी, आपने डील की काफी सराहना की, लेकिन आप राज्यसभा में हो ना, संसद में हो ना, तो डील के डिटेल क्यों नहीं रखे? इतना कह दिया कि पीयूष गोयल जी ने कल बताया था, लेकिन आज ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबर आई है वो शर्म आने वाली है। सितंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका को 2 टूक कहते हैं कि भारत के ऊपर लादी गई कोई भी डील हम मान नहीं सकते। और एक एप्स्टीन फाइल का मेल क्या आ गया, जिसमें बताया गया कि आपने माफ करना, गलत शब्द है, आपने डांस किया और गाना गाया ट्रंप को खुश करने के लिए जेफरी एप्स्टीन के सलाह पर, तो फोन उठाकर डील मंजूर कर ली। अमेरिका के सारे लोग, वहां के कृषि मंत्री, सेक्रेटरी, सब लोग डील बता रहे हैं, और यहां आप नहीं बता रहे हो। तो संसद में आप पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने संसद में अमेरिका के साथ क्या डील हुई, किसी दूसरे राष्ट्र के साथ क्या डील हुई, संसद चालू रहते भी बताया नहीं। शेम ऑन यू मोदी जी, शेम ऑन यू। इसलिए समय से जरूर डरिएगा। और आज मोदी जिस मोड़ पर खड़े हैं, लोकसभा के सभापति ओम बिरला उन्हें जहां पर फंसा चुके हैं कि मोदी की जान पर खतरा था। लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक बहुत अजीब सी बात कही कि प्रधानमंत्री को उन्होंने लोकसभा में आने से रोका क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पर हमले का अंदेशा था। हमला किससे? साथी सांसदों से। महिला सांसद, कांग्रेस की महिला सांसद जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे प्रधानमंत्री को हमले का अंदेशा है। हमले और विरोध में एक अंतर होता है। जिसको लोकतंत्र समझ में आता है वो ये अंतर समझता है, प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता। नरेंद्र साहब, आप किससे नहीं डरते ये बता दीजिए। हमें मालूम है आप चीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप एप्स्टीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप अमेरिका से डरते हैं, हमें मालूम है आप किसान से डरते हैं, आप नौजवान से डरते हैं, आप किताब से डरते हैं, नरवणे साहब की किताब से डरते हैं, संविधान की किताब से डरते हैं। दरअसल हकीकत यह है कि आप सवाल जवाब से डरते हैं। आपको उन सवालों का जवाब देना नहीं आता। जो सवाल अब आपके पास, आपके सामने आ रहे हैं, वो एप्स्टीन पर हैं, वो नरवणे साहब की किताब पर हैं, वो अमेरिका की उस अजीब सी ट्रेड डील पर हैं। हम पिछले 12 साल यही सोचते थे कि ये साहब जो हैं ये घर में तो डायर हैं और बाहर कायर हैं, लेकिन आज हम आश्वस्त हो गए हैं, आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं। एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं डरते, ताकि हमें यह तो मालूम पड़े हमारा प्रधानमंत्री कुछ तो ऐसा है जिससे नहीं डरता।
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। यह गाना तो आपको याद ही होगा। आज कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये लोग 18% ट्रेड डील पर जश्न मना रहे हैं, जबकि अभी तक भारत पर अमेरिका औसतन 3% से कम टैरिफ लगाता था। भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर सिर्फ और सिर्फ जो मूर्ख हैं वो खुश हो सकते हैं। यह डील इतनी एक तरफा और भारत के खिलाफ है कि इसे एक देशद्रोही सही ठहरा सकता है, और इसीलिए बीजेपी वालों को जश्न मनाते देखकर मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। महामूर्खों और राष्ट्र विरोधियों का झुंड वहां पर इकट्ठा है। खैर, इस ट्रेड डील के कुछ मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, अमेरिका भारतीय एक्सपोर्ट पर 18% टैरिफ लगाएगा, जबकि अभी तक जैसा कि मैंने बताया भारत के चीजों पर 3% से कम का टैरिफ लगता था। भारत अमेरिकी सामान पर 0% टैरिफ लगाएगा, जबकि अभी तक भारत अमेरिका के सामानों पर 30 से 100% तक टैरिफ लगाता था। भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, खेती की चीजें, कोयला और बाकी चीजों में बढ़ोतरी करेगा। भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा, इसके बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। अब इससे कुछ जरूरी सवाल उठते हैं और हर भारतीय के मन में यह सवाल उठ रहे हैं। पहला, सीज फायर की तरह हमारी ट्रेड डील की घोषणा ट्रंप ने पहले क्यों की भाई? हमारे ऊपर औसतन 3% से कम का टैरिफ लगता था, अब 18% लगेगा, तो यह देश की जीत कैसे हुई? जिन अमेरिकी चीजों पर हम 30 से 100% टैरिफ लगाते थे, अब उस पर 0% टैरिफ लगाना, इसमें एडवांटेज इंडिया कैसे हुआ? भारत ने अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह से खोलने पर सहमति जता दी है। तो सवाल यह उठता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? ज्यादा अमेरिकन सामान खरीदने से मेक इन इंडिया और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी लद्दड़ हुई पड़ी है, उसका क्या होगा? जिस तरह से इस ट्रेड डील के बाद अमेरिकी कृषि सचिव ने खुशी जताई, उससे बिल्कुल साफ है कि अमेरिकी किसानों के तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन हमारे किसानों पर इस तरह का हमला करने के लिए अमेरिका तैयार है। मोदी जी क्यों राजी हो गए? अमेरिका कौन होता है यह निर्णय करने वाला कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? सस्ता तेल था, हमारा 40% तेल वहां से आ रहा था। सवाल एक और है, क्या ईरान के चाबार एयरपोर्ट से हमें अभी भी बाहर होना पड़ेगा? मोदी जी ने देश विरोधी डील इतने नतमस्तक होकर क्यों की है? सबके मन में यह सवाल है। सरकार इसको कोई भी रंग देना चाहे, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा 4 महीने से अटकी पड़ी थी ट्रेड डील, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने कर ली? 50% का 18% पे आप खुश हो रहे हैं, लेकिन जो 3% से कम होता था वो 18% हो गया। इसका विलेन कौन होगा? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और जब आप अमेरिका का सामान भर भर के इंडिया आने देंगे और उस पर 0% टैरिफ लगाएंगे, तो इंडियन इंडस्ट्री का क्या होगा? और मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि ये सारी बातें ट्रंप ने झूठ कही हैं, ट्रंप ही ने सारे डिटेल्स दिए, मोदी जी ने तो कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने पहले डिटेल्स दिए, मोदी जी ने अभी तक डिटेल नहीं दिए थे। मान लीजिए ट्रंप गलत बोल रहे हैं, तो भारत सरकार ऑफिशियली उसका प्रतिकार क्यों नहीं कर रही है? ऑफिशियली उसको डिनाउंस क्यों नहीं कर रही है? ऑफिशियली उसको डिनाई क्यों नहीं कर रही कि ये सारी चीजें गलत हैं? क्योंकि ये चीजें सही हैं। ये कॉम्प्रोमाइज ट्रेड डील है जो एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने की है। क्या 56 इंच के सीने वाला 3 महिला सांसदों से डर गया? क्या संसद की नई इमारत भी मोदी के लिए सुरक्षित नहीं बची है? ये वही मोदी हैं जिनके लोग घर में घुस करके मारने का नैरेटिव चलाया करते थे। कमजोरों को तो ये अभी भी घर में घुस करके मारते हैं, चाहे जहां घेर लेते हैं उसकी जान ले लेते हैं, उसे लिंच कर देते हैं। मगर जब बात ताकतवर की आती है, सामर्थ्यवान की आती है, चीन की आती है, तब इनकी घिघी बन जाती है। इनका विदेश मंत्री एस जयशंकर बतलाने लगता है कि आप जानते नहीं हैं चीन कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ताकत है। मोदी जी, कमजोरों को तो हर कोई मार लेता है, मगर बहादुर वही होता है जो ताकतवर का सामना करता है। भले उसे धूल ना चटा पाए, मगर उससे युद्ध करते करते अपनी जान गंवा देता है और योद्धा कहलाता है। आप तो डरपोक निकले, संसद में नेता प्रतिपक्ष का सामना नहीं कर सके, लोकसभा में इसलिए नहीं आए कि आप पर हमला हो जाएगा। लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने हमले की बात नहीं कही है, खतरे की बात कही है,
यह बात मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं क्योंकि ओम बिरला की कही हुई बात का यही अर्थ निकलता है। तो मोदी डर गए और एक डरे हुए प्रधानमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो यह देश पर खतरा है। मोदी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। मोदी में कुव्वत नहीं है। उनका 11 साल का नैरेटिव अब ध्वस्त हो चुका है। यह नैरेटिव तो ऑपरेशन सिंदूर के समय ही ध्वस्त हो गया था, जब बीच में ही सीज फायर करवा दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनरल नरवणे जी की किताब पर बोलना चाहते थे, उसके कुछ पन्नों को खोलना चाहते थे, देश को दुनिया को सच्चाई बतलाना चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु कहलवाने में बहुत गर्व करता है वो कितना डरपोक प्रधानमंत्री है। और एक डरपोक प्रधानमंत्री को भारत का प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं जाता। पार्लियामेंट बनी है, संसद बनी है संविधान से, और पार्लियामेंट के अपने जो रूल है उसमें एलओपी जो है वो पार्लियामेंट का एक पोजीशन है जो कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का होता है, इसलिए उसको संसदीय संवैधानिक पद बोलते हैं। ये मैं नहीं, ये तो अमित शाह जी ने कई बार बोला है। तो समझ की बात है, बचकानी हरकतें करने को क्या लगता है। आपिर गांव इनके अपने एमपी हैं और उन्होंने सीधा ब्लेम किया है कि 50 किलोमीटर अंदर आया है चाइना, और आज मैं नहीं कहूंगा तो मेरे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, अपने लोगों के साथ मैं गलत कर जाऊंगा। ये थापिर गांव ने इस देश के संसद में कहा। ये मुंह पर गिरे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर डिक्लासिफाई करने को लेकर इन्होंने काफी झूठ बोला है। मैं बीच में बोला नहीं, संजू एक सेकंड। सच्चाई सबके सामने है। 2020 में क्या हुआ था। मोदी और उनके रक्षा मंत्री, उनके विदेश मंत्री किस तरह से पूर्व जनरल नरवणे जी को पीठ दिखाकर भागे थे, चीन का सामना नहीं कर सके थे और एक ऐतिहासिक निर्णय को पूर्व जनरल के भरोसे छोड़ दिया गया था, उन पर छोड़ दिया गया था। और अब पूरी भगवा ब्रिगेड अनर्गल बातें कर रही है, नेहरू से लेकर के इंदिरा जी तक और इंदिरा जी से लेकर के राजीव जी तक, सभी को अपनी कीचड़ में घसीट रही है। इनकी नफरती राजनीति सबके सामने आ चुकी है। कितना कांग्रेस को कोसोगे? तुम्हारी पूरी राजनीति की बुनियाद ही कांग्रेस की आलोचना पर, कांग्रेस की चुगली पर, कांग्रेस को बदनाम करने पर टिकी है। राहुल को एक ऐसा आदमी जो राजनीति को लेकर के गंभीर नहीं है, लगातार साबित करने की कोशिश करती रही कि राहुल राजनीति के पप्पू हैं, मगर आज उसी राजनीति के पप्पू का तुम सामना नहीं कर सकते, पीठ दिखा करके भागते हो, उन्हें बोलने नहीं देते, पूरी बीजेपी को मैदान में उतार देते हो। एक अकेला मोदी सब पर भारी नहीं है। आज अगर कोई भारी है तो नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी है, रागा है, जो इनकी फांसीवादी राजनीति पर भारी है। मोदी मुंह नहीं दिखा सकते, राहुल का सामना नहीं कर सकते, राहुल से बहस नहीं कर सकते, इसलिए बहानेबाजी कर रहे हैं और एक डरपोक प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री रहने के काबिल नहीं है, उसे चले जाना चाहिए। समय करीब आ गया है, वरना जनता सड़कों पर उतरेगी।